watching the News Hour at 9 direct. On the News Hour tonight, we have a very special guest joining us on direct and exclusive, Mr. Manoj Sinha, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. नमस्कार मनोज सिन्हा जी, न्यूज़ आवर पर आपका स्वागत है। और जब से आप दिल्ली से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मिलकर वापस गए हैं, तब से यहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ ऐसा डिसीजन हुआ है आप तीनों के बीच में जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि पैरामिलिट्री ट्रूप्स को मूव किया है जम्मू और कश्मीर में और कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी मीटिंग लास्ट वीकेंड प्रधानमंत्री जी के साथ और अमित शाह जी के साथ किस बारे में थी? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी से मेरी बैठक प्री शेड्यूल बैठक थी पहले से, और जब मैं गया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था और उन्होंने समय दिया, इसलिए उनसे मुलाकात हो गई। जो अफवाहें दिल्ली में हैं या उससे ज़्यादा मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर में है, और उससे एक कदम आगे बढ़ कर के कहूँ तो देश दुनिया के दूसरे देशों से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ और पूरी दृढ़ता के साथ खारिज करता हूँ। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि सामान्य रूप से जब कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो बहुत सारे लोग अफवाह और इमोशंस का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि उसी तरह की बात यहाँ दोहराई जा रही है। अब कोविड का मैनेजमेंट हो, डेवलपमेंटल वर्क हो, फाइनेंशियल प्रूडेंस हो, टूरिज्म में आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो, ये सब चीज़ें जब सही दिशा में जा रही हैं तो मुझे लगता है कि इस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है लोगों को, तो अफवाहों का सहारा और इमोशंस का सहारा लोग लेते हैं, और वही हुआ है इसमें। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं बहुत कैटेगोरिकली that the speculation that there is going to be a bifurcation of Jammu and Kashmir, जम्मू को फुल स्टेटहुड दिया जाएगा और कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगा, इन बातों में आप कह रहे हैं और कैटेगोरिकली कह रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है? मैंने जो बात दोहराई आपको फिर उसको दृढ़ता से दोहराता हूं कि ये अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है, और जिनके पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं होता है, मैंने पहले दोहराया कि वो अफवाह और भावना का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है। मनोज सिन्हा जी, आपने कहा कि ये बाहर के देशों से आ रहा है, आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान पॉट बॉयल रखना चाहता है, ये तो हमें काफी दशकों से पता है, लेकिन इस वक्त क्यों और इस बात को इतनी तूल वैली में क्यों दी जा रही है? इसमें लोगों का क्या अपना फायदा नजर आ रहा है लोगों को? नहीं, लोगों को न इससे मतलब है न लोगों को इससे कोई फायदा है, और मैंने किसी देश का नाम नहीं लिया है, इसलिए जो बात आप कहना चाहती हैं उसे मैं कहूँगा भी नहीं। मैंने कहा बाहर के देशों का, और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगी या जिन लोगों ने देखा है तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी का इस अफवाह से कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है, जिनको तकलीफ़ है, और वो अपने निहित स्वार्थ के लिए इन अफवाहों को जोर देने में या हवा देने में लगे हुए हैं। आपका इशारा महबूबा मुफ्ती की तरफ है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ है। साफ शब्दों में बताइए, आपको जाना जाता है साफ साफ और तीखा कहने के लिए, तो आप लोगों को इशारे में मत बताइए। आप अगर साफ कहेंगे तो शायद लोगों तक ये बात पहुंचेगी। नविका जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, और मैंने बहुत साफ गोई से बोला है और पूरी जिम्मेदारी से बोला है, और मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ
यहाँ की आवाम उसको समझ रही है। मनोज सिन्हा जी, तो ये जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो बढ़ाई गई है वहां पर प्रेजेंस पैरामिलिट्री ट्रूप्स की, ये किस कारण से है? ऐसा कौन सा फैसला लिया जाने वाला है जल्द ही में आपकी मीटिंग के बाद, जिसकी वजह से एक तरह से प्रेपरेशन नजर आ रही है लोगों को? एक बार पहले नजर आई थी और वो 5 अगस्त 2019 में था और तब हमने आर्टिकल 370 का एब्रोकेशन देखा था। आज फिर जब मूवमेंट होती है तो लोग अटकलें लगाना चाहते हैं, तो आप ये मूवमेंट ऑफ पैरामिलिट्री ट्रूप्स किस लिए हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो कोई संकेत नहीं दे रहा है। यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां थीं, बंगाल चुनाव या बाकी राज्यों के चुनाव में वापस गई हुई थी, उसमें से 60 कंपनी हमें मिल गई थी। बाकी जो जवान ड्यूटी करके आए थे वो क्वारंटाइन थे और जब वो स्वस्थ हुए हैं तो वापस जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। और एक तीसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको मालूम है, देश को भी मालूम है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है उस समय बंदोबस्त के लिए फोर्सेस का इंतज़ाम किया जाता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए भी मुझे लगता है कि फोर्सेस यहाँ आई हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से बात आपसे कह रहा हूँ। तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चलेंगी, कोविड के बावजूद ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? इस वक्त सिक्योरिटी के हिसाब से वहां सब कुछ ठीक है कि अमरनाथ यात्रा समय पर, अपने निर्धारित समय पर होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया था और जब कोविड में सर्ज हुआ तो रजिस्ट्रेशन का काम वहीं रोक दिया गया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की जिंदगी बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि अभी तक जो कदम हम लोगों ने उठाए हैं कोविड को नियंत्रित करने में, मोटे तौर पर हमें सफलता मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी बेहतर स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी और पूरी स्थिति की एनालिसिस करके, विश्लेषण करके ही कोई निर्णय किया जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मनोज सिन्हा जी, कुछ रीजनल पार्टीज हैं जम्मू की, जिस तरह से एकजुट जम्मू दुग्गर सदर सभा, जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है वैली बेस्ड लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और उन्होंने पूरी स्टेटहुड डिमांड की है जम्मू के लिए और कश्मीर से अलग होने की बात रखी है। क्या इस मांग पर कोई विचार हुई है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जम्मू और कश्मीर के अंदर और पार्टी लेवल पर बीजेपी में? आप घूम फिर के उसी सवाल पर आ जा रही हैं जिसको मैंने पूरी तरह खारिज कर दिया है। लोकतंत्र में आज़ादी है, भारत का संविधान नागरिकों को आज़ादी देता है, वो अपनी बात कहें। लोग क्या कहते हैं इस पर फैसले नहीं होते हैं। मैंने आपको जो पहले कहा अभी वही फिर दोहरा रहा हूँ कि इस तरह का न कोई विचार है, न कोई चर्चा हुई है, न कोई निर्णय होने वाला है। पॉलिटिक्स जो जम्मू और कश्मीर में चल रही है उसमें गुपकर अलायंस कल दिल्ली में मिला है और उन्होंने ये फैसला किया है कि उनका जो आक्रोश है और जो उन्होंने पोजीशन ली थी अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द बाइफर्केशन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उसके खिलाफ डटे रहेंगे। इसका जम्मू और कश्मीर की आवाम पर, वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन पर आपको क्या असर नजर आता है? मैं पहले भी आपसे बातचीत जब हुई थी आज से 4 महीना पहले, तो मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया था। आज फिर मैं दोहराना चाहता हूं। एक बात छूट गई। पिछले प्रश्न में आपने पूछा था कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। मैं वहां से बात शुरू करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, और इस बात को मैंने कई बार कहा है कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि किसी के साथ कोई भेदभाव होगा।
मैंने कई अवसरों पर ये बात कही है कि जम्मू और कश्मीर ये दोनों हमारी दो आंखें हैं और दोनों समान रूप से दोनों का ध्यान रखा जाएगा, दोनों के विकास की चिंता समान रूप से की जाएगी। और मैं ये बात आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक भी फैसला पिछले 11 महीने में हमने ऐसा नहीं किया है जिसमें कहीं भी भेदभाव की बू आती हो। दूसरी बात, गुपकार अलायंस पिछले काफ़ी समय से यहाँ बना हुआ है। 4-5 महीने से डीडीसी चुनाव के बाद क्या स्थिति चुनाव में हुई थी, मुझे लगता है कि आपको पता है। कुछ लोग उस अलायंस से बाहर चले गए और वो बैठक दिल्ली में नहीं हुई, कल यहीं श्रीनगर में हुई थी। और मुझे लगता है कि ये भारत का संविधान लोगों को आज़ादी देता है, वो मिले, बातचीत करें, अपनी बात रखें। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है उसको जरा एक बार सुनिए, मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक यू टर्न और भी किसी मामले में लिया है और वो है डीलिमिटेशन प्रोसेस पे। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज यहां चल रही है और फरवरी के महीने में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं और कल इस मीटिंग में शामिल भी होंगे। मनोज सिन्हा जी, ये यू टर्न का आने वाले इलेक्शन से जरूर कुछ नाता है। क्या वो समय आ गया है कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस होने की चर्चा होने लगेगी, इसलिए फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा है कि उनका भी कुछ से होना चाहिए डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज में? मैं उसको दो तरह आपके प्रश्न का उत्तर में दो भाग में दूंगा। जहां तक विधानसभा के चुनाव का सवाल है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों को आश्वस्त किया था कि डीलिमिटेशन कमीशन जब अपना काम पूरा कर लेगा तो विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। देश के गृह मंत्री जी ने भी देश की संसद में और संसद के माध्यम से जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को भरोसा दिया था। मैं समझता हूं आप संसद में कही हुई किसी बात का महत्व क्या होता है आप इसको समझती हैं। डिलिमिटेशन का काम चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अभी आपने भी सुना होगा, सारे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिलों 20 जिलों के, उनसे 18 प्रश्न पूछे गए हैं डिलिमिटेशन को लेकर के। और इसका मतलब कि डिलिमिटेशन का काम आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मैं मानता हूँ कि ये डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के एक्ट से बना है और वो एक संवैधानिक काम है। जो लोग पार्लियामेंट में हैं उन्हें मेरी सलाह होगी कि अगर पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी कानून में के द्वारा कोई काम हो रहा है तो पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते उनको भाग लेना चाहिए। और मैंने पहले भी ये बात कही थी और मुझे लगता है कि अगर वो भाग ले रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मनोज सिन्हा जी, इससे निकलकर मैं पूछना चाहती हूं कि एक पहल की है जम्मू कश्मीर की सरकार ने और उन्होंने कहा है एनसीसी को इंक्लूड किया जाएगा करिकुलम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये एनसीसी करिकुलम में लाने का काफी विरोध था पहले, अब इसको जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस पर रिएक्शन कैसा है? क्योंकि देश के हर भाग में ये होता है लेकिन जम्मू और कश्मीर में कहीं ना कहीं इस पर एक तनाव सा हो जाता है, एक ऑब्जेक्शन सी आ जाती है। इस पर अब कैसा रुख है लोगों का? मुझे लगता है कि ये पुरानी बात हो गई। अब झेलम में पानी काफ़ी ज़्यादा बह गया है। अब यहाँ सरकारी दफ्तरों पर भारत का तिरंगा भी दिखता है और एनसीसी ज्वाइन करने वाले नौजवानों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 26 जनवरी की परेड में कुछ एनसीसी के नौजवान शामिल हुए थे, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था। और यहीं अनंतनाग का एक नौजवान था
गर्व से सीना चौड़ा करके भारत माँ का तिरंगा लेकर के उसने उस परेड में भाग लिया था। तो ऐसे अनेक नौजवान हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर एनसीसी को प्रेफर किया है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको मालूम है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो एनसीसी और बाकी अनेक कोर्सेज के लिए भी हमने तो कोविड मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कहा कि क्रेडिट दीजिए। जो नारकोटिक्स से प्रभावित नौजवान हैं उनके बीच जो हमारे साइकोलॉजी के विद्यार्थी काम करें, हमने कहा उनको भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो एक नई व्यवस्था, एक नया एरा प्रारंभ हुआ है और यहाँ का नौजवान उसका स्वागत कर रहा है और मुझे लगता है कि पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। मनोज सिन्हा जी, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जम्मू और कश्मीर के लिए। अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सिचुएशन कैसी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने टेररिज्म पे कंट्रोल किया है? क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स हुआ करते हैं जिससे समस्या वहीं की वहीं ना सही पर समस्या रही है, वहां बरकरार है किसी तरह से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार जो टूरिस्ट आए हैं उनकी संख्या जरा देखिए। जिस तरह से टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में लोग आए, विदेश से भी लोग आए और वो सारा रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। मार्च एंड में जब कश्मीर के, चाहे वो श्रीनगर हो, पहलगांव हो या गुलमर्ग हो, जून तक किसी होटल में जगह नहीं थी। इसका मतलब कि टूरिस्ट में ही नहीं, देश में एक विश्वास हो गया है कि अब यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है और टेररिज्म से लोग भयभीत नहीं हैं। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो टेरर से रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं, रिक्रूटमेंट कम हो रहे हैं और प्रभावी नियंत्रण फोर्सेस का, मैं कहूं कि मिलिटेंसी या मिलिटेंट्स पर अपर हैंड हमारा है फोर्सेस का। और जो कोऑर्डिनेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का, वो बहुत बेहतरीन है। हाँ, ये सच है कि कुछ छिटपुट घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं और हम उसको लेकर के सतर्क हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हम करा रहे हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम करेगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो अमन चैन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो यहाँ के विकास को बाधित करना चाहते हैं और इनको किसी कीमत पर ये अवसर हम नहीं देने देंगे। कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो जम्मू कश्मीर की है वो इसके विरोध में है। ये मैं बात दोहराना चाहता हूँ, ये कुछ तत्वों की साजिश है और कुछ और लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे, पर्दे के पीछे। हम उस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। Thank you very much, Manoj Sinha ji, for joining me on the News Hour tonight. Thank you, Navka ji. Thank you. You were watching the News Hour at 9 direct.